हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हम लोग हमारी क्लास 12 की जो हिस्ट्री है उसका पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आगे। दोस्तों, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल्स। दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर हमको देखना क्या है, मैं इसका आपको एक बेसिक बता देता हूं। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग जो थे वो बहुत सारे तरीके के रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल जो था वो क्राफ्टिंग के अंदर यूज करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो सब लोग बहुत सारे तरीके के मेटल्स का इस्तेमाल करते थे, बहुत सारे तरीके के स्टोन्स का इस्तेमाल किया करते थे, और भी बहुत सारे तरीके की चीजों का इस्तेमाल करते थे जिनके बारे में ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोस के अंदर देख रखा है। दोस्तों, यहाँ पे जो होता है एक सवाल जो होता है वो ये आता है कि क्या इतने सारे जो रॉ मटेरियल थे जिनका इस्तेमाल हड़प्पा सभ्यता के लोग क्राफ्टिंग के अंदर यूज में करते थे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये सारे के सारे रॉ मटेरियल जो थे वो एक साथ एक ही प्लेस पे अवेलेबल हो? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये सारे के सारे रॉ मटेरियल एक साथ एक ही प्लेस पे मिल जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। दोस्तों, आज आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम जब भी कोई इंडस्ट्री जो होता है स्टैब्लिश करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई ए प्लेस है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री जो होता है वो लगाई, मान लीजिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री की हम यहाँ पे एक इंडस्ट्री लगाई, तो कुछ चीजें जो होती हैं वो हमको यहाँ पे आसपास आसानी से मिल जाती हैं। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे कोल जो होता है वो आसानी से मिल गया, लेकिन दोस्तों कुछ चीजें जो होती हैं वो हमको बाहर से जो होता है यहाँ लानी पड़ती हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोल यहाँ पे हमको मिल गया, हो सकता है आयरन और यहाँ पे ना हो, तो आयरन और क्या करते हैं हम बी प्लेस से ले आए। ऐसे ही ऑयल जो होता है सी प्लेस से ले आए, वैसे ही कोई और चीज जो था वो डी प्लेस से ले आए यहाँ पे। तो दोस्तों, कहने का मतलब मेरा ये है कि जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, चाहे वो किसी इंडस्ट्री के लिए हो या फिर किसी भी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए यूज होते हैं, सारे के सारे रॉ मटेरियल एक साथ एक प्लेस पे मौजूद नहीं होते हैं, कुछ चीजें हमको बाहर से लानी पड़ती हैं। उसी तरीके से दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के अंदर क्राफ्टिंग के अंदर जो भी रॉ मटेरियल यूज होते थे उनमें कुछ रॉ मटेरियल जो थे, जैसे कि हमारे हो गया क्ले हो गया, या फिर हम कहें सैंड, ये कुछ ऐसे रॉ मटेरियल थे दोस्तों जो कि आसानी से लोकली लोगों को मिल जाते थे। लेकिन वहीं पे मेटल्स हो गए, वुड्स हो गई, स्टोन्स हो गए, ये दोस्तों कुछ ऐसे रॉ मटेरियल थे जो कि क्या था आसपास लोकली जो थे लोगों को नहीं मिलते थे। इन सारी चीजों को जो क्राफ्ट प्रोडक्शन के जो सेंटर होते थे वहां से बाहर के एरिया से मंगाना पड़ता था। अब हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो इन सारे रॉ मटेरियल को जो था आखिरकार लाते कैसे थे, वही हमको जो था इसमें देखना है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हमारे जो स्कॉलर्स हैं, उनको हड़प्पा सभ्यता के अंदर बुलक कार्ट के होता है बहुत सारे टॉय मॉडल जो होते हैं मिले हुए हैं, जिनके आधार पर हमारे जो स्कॉलर्स होते हैं वो ये मानते हैं कि बुलक कार्ट जो था उसका यूज जो था हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए और साथ ही साथ में क्या था लोगों के मूवमेंट के लिए भी यूज में करते थे। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार हड़प्पा सभ्यता के जो लोग जो थे वो आखिरकार चीजें लाते कैसे थे, उसका तरीका क्या था। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो क्राफ्टिंग के अंदर यूज होने वाले जितने भी मटेरियल्स होते थे उनको दो जगह से लाते थे। एक तो आसपास के एरिया से रोता लाते थे, जो भी नेबरिंग एरियाज होते थे, यानी कि इनलैंड एरिया से लाते थे। मतलब कि जैसे हो गया हड़प्पा के अंदर कोई चीज नहीं मौजूद है तो वो गए उसको मोहनजोदाड़ो से ले आए या फिर कालीबंगा से ले आए। और कुछ चीजें जो थे वो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो दूर दराज के इलाकों से भी मंगाते थे, मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से बाहर के एरिया से, यानी कि डिस्टेंट लैंड से। अब इसके अंतर्गत भी दोस्तों
हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत सारे तरीके के मेथड अपनाते थे चीजों को लाने के लिए। जैसे कि इनकी जो सबसे पहला मेथड, सबसे पहला जो स्ट्रेटजी था वो ये था कि ये सेटलमेंट्स का निर्माण करते थे, इस्टेब्लिश सेटलमेंट्स। इसके अंदर दोस्तों बेसिकली होता ये था कि ऐसे जो भी प्लेसेस होते थे जहां पे किसी भी तरीके का रॉ मटेरियल जो था वो मौजूद होता था, वहां पे क्या करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग जाते थे और वहां पे सेटलमेंट्स का निर्माण कर लिया करते थे। मतलब कि एक तरीके से वहां पे जाकर के बस जाया करते थे और जो भी वहां पे रॉ मटेरियल होता था उसका आसानी से यूज वो कर लेते थे। जैसे हमारी बुक में जो था बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने जो अफगानिस्तान का शोरतुगाई इलाका है, शोरतुगाई इलाका जो है वहां पे ऐसे ही सेटलमेंट्स का निर्माण किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे एक नीले रंग का एक बहुत ही खूबसूरत पत्थर जो है पाया जाता है जिसको हम कहते हैं लैपिस लैजुली, उसको पाने के लिए किया। उसी तरीके से दोस्तों इन्होंने जो था वो लोथल के अंदर भी ऐसे ही सेटलमेंट्स का निर्माण किया। लोथल के अंदर क्यों किया? क्योंकि लोथल के अंदर होता है कार्नेलियन पत्थर पाया जाता है। उसी तरीके से दोस्तों इन्होंने जो था वो नागेश्वर और बालाकोट के अंदर भी था ऐसे ही सेटलमेंट्स के निर्माण किए। यहां पे क्यों किए? क्योंकि यहां पे शल काफी ज्यादा पाया जाता था। उसी तरीके से दोस्तों जो गुजरात का नॉर्दर्न पार्ट है और राजस्थान का जो सदर्न पार्ट है, मतलब कि नॉर्थ गुजरात और साउथ राजस्थान का जो एरिया है वहां पे भी ऐसे ही सेटलमेंट्स का निर्माण इन्होंने किया। क्योंकि यहाँ पे स्टीटाइट नाम का पत्थर पाया जाता है, स्टीटाइट नाम का पत्थर पाया जाता है, उसको पाने के लिए इन एरियाज के अंदर हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने भी सेटलमेंट्स का निर्माण किया। उसी तरीके से दोस्तों दूसरी स्ट्रेटेजी जो इन्होंने फॉलो किया था अपने आसपास के एरिया से रॉ मटेरियल्स को लाने के लिए, वो ये था कि ये एक्सपेडिशन भेजते थे, एक्सपेडिशंस भेजते थे। अब दोस्तों एक्सपेडिशन का मतलब दोस्तों वैसे होता है अभियान भेजना। इसके अंदर दोस्तों क्या होता था, कुछ लोग मिल करके ग्रुप बनाते थे। वह लोग क्या करते थे, कुछ ऐसे जो भी प्लेसेस होते थे जहां पे किसी भी तरीके का रॉ मटेरियल जो था वो अवेलेबल होता था, वहां पे ग्रुप बना करके जाते थे। उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो भी लोकल कम्युनिटी रहती थी उसके साथ कम्युनिकेशन बनाते थे, कांटेक्ट जो था उसके साथ बनाते थे और फिर जो रॉ मटेरियल उसके अंदर उस एरिया के अंदर मौजूद होता था उसको आसानी से वहां से लेकर के चले आते थे। ये दूसरी स्ट्रेटजी थी जिसको हड़प्पा सभ्यता के लोग फॉलो क्या करते थे। इसके एग्जांपल जो था हमको देखने को मिलेगा खेतड़ी के अंदर। खेतड़ी जो राजस्थान का एरिया है वहां पे जो था उन्होंने ऐसे ही एक्सपेडिशन जो थे भेजे थे। क्यों भेजे थे? क्योंकि यहाँ पे कॉपर पाया जाता है, कॉपर मेटल जो था यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसको पाने के लिए जो था ऐसे एक्सपेडिशन भेजे। उसी तरीके से दोस्तों इन्होंने जो था वो जो साउथ इंडिया का रीजन है वहां पे भी दोस्तों ऐसे ही एक्सपेडिशन भेजे। बेसिकली जो कर्नाटका का रीजन है क्योंकि वहां पे गोल्ड माइंस थी और गोल्ड को पाने के लिए जो था इन्होंने ऐसे एक्सपेडिशन भेजे। दोस्तों ये टॉपिक जो होता है यहीं पे खत्म होता है। एक बात दोस्तों और यहाँ पे कि प्रेजेंट टाइम में हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको खुदाई में होता है इन सारे एरियाज से हड़प्पा की बहुत सारी जो होती हैं बीट्स, मनके जो होती हैं वो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को बरामद हुई हैं, जिससे ये बात जो होता है वो स्पष्ट हो जाती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे उस समय इन एरियाज के अंदर जो था आए थे। ये बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो दूर दराज के इलाकों से था आखिरकार चीजों को कैसे मंगाते थे। दूर दराज के इलाकों से आखिरकार हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो चीजों को कैसे मंगाते थे वो भी हम देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो रॉ मटेरियल्स को जो था अपने आसपास के एरिया से मंगाने के साथ साथ कुछ दूर दराज के इलाके जो थे जैसे कि मेसोपोटामिया हो गया, ओमान हो गया,
जिसको उस समय था मगान के नाम से जाना जाता था। उसी तरीके से दोस्तों बहरीन आइलैंड हो गया, जिसको बेसिकली उस समय दिलमून के नाम से जाना जाता था। इन सारे एरिया से भी क्या था, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो चीजों को मंगाते थे। मतलब कि इन सारे एरिया से भी हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो था वो अच्छा खासा ट्रेडिंग सिस्टम जो था वो बना हुआ था। दोस्तों प्रेजेंट टाइम में जो था हमको ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस जो था वो मिल चुके हैं, जिससे बात जो होती है स्पष्ट हो जाती है कि इन सारे एरियाज का आपस में और इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ अच्छा खासा ट्रेड नेटवर्क जो था या फिर ट्रेड रिलेशन जो था वो बना हुआ था। जैसे दोस्तों अगर मैं बात करूं ओमान की, तो ओमान दोस्तों जैसा आप सब लोग जानते हैं कि ये जो अरेबियन पेनिनसुला का जो साउथ ईस्टर्न टिप का रीजन है, जो साउथ ईस्टर्न टिप वाला जो रीजन है अरेबियन पेनिनसुला का, उस पे लोकेटेड है। दोस्तों यहाँ पे कॉपर जो था इस एरिया के अंदर काफी ज्यादा जो है वो पाया जाता है। वर्तमान समय में दोस्तों हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको खुदाई में ओमान से हड़प्पा की एक जो होती है वो जार जो थी वो बरामद हुई है खुदाई में, जो कि चारों तरफ से ब्लैक सॉइल से जो थी वो कोटेड थी। जिसके आधार पर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है वो ये बताते हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि उस समय क्या था, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने इस जार में कुछ चीजें जो थी रख करके ओमान के लोगों को जो थी दी थी, ताकि बदले में उनको ओमान के लोग जो होता है वो जो कॉपर इनके यहाँ पे पाया जाता है वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को दे सकें। उसी तरीके से दोस्तों अगर मैं बात करूं मेसोपोटामिया की, तो दोस्तों मेसोपोटामिया में भी होता है और इंडस वैली सिविलाइजेशन का, मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपस में ट्रेड रिलेशन था, कांटेक्ट था। इस बात की भी स्पष्ट होता है वो हो चुकी है बहुत सारे एविडेंसेस के आधार पर। जैसे मेसोपोटामिया के अंदर कुछ हमको होता है टेक्स्ट बरामद हुए हैं, कुछ हमको लेख जो मिले हुए हैं, जो कि लगभग 3000 बीसी के आसपास जो थे लिखे गए थे, जिनमें जो होता है दोस्तों मेलुहा नाम के एक एरिया का जिक्र किया गया है, मेलुहा, जिसको हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो प्रोबेबली बताते हैं कि ये मेलुहा नाम जो था वो मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए यूज में लेते थे। मतलब कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसको मेलुहा के नाम से रिप्रेजेंट करते थे। दोस्तों मेसोपोटामिया के इन टेक्स्ट में ये भी बताया गया है कि मेसोपोटामिया के लोग जो थे इस मेलुहा के नाम के एरिया से जो था कॉपर, गोल्ड, वुड्स, ये सारी चीजें जो थी वो मेलुहा या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन से मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो मंगाते थे। इसके साथ साथ दोस्तों मेसोपोटामिया के लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को या फिर मेलुहा के लोगों को लैंड ऑफ सी फरर अर्थात नाविकों का देश जो था इनको बताया है। दोस्तों मेसोपोटामिया के जो टेक्स्ट है उसमें जो था ये भी बताया गया है कि मेसोपोटामिया में जो कॉपर जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ जो था वो ओमान से भी आता था, ये भी बताया गया है। दोस्तों इस टॉपिक के अंदर जो था वो इतना ही जो था काफी है। आई होप आपको जो था वो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक जो होता है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग आखिरकार चीजों को कैसे मंगाते थे। दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही जल्द जो है हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट। अगर दोस्तों हम बात करते हैं सील्स की, तो दोस्तों हमारे जो इंडस वैली जो हमारा एनसीईआरटी बुक है उसके पहले पेज की जो पहली लाइन है उस पे जो था साफ तौर से बताया गया है कि सील जो थी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो थी एक विशिष्ट वस्तु थी, एक डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट था। दोस्तों ये जो सील होती थी वो जनरली जो थी वो स्टीटाइट नाम के पत्थर की बनी होती थी।
तीसरी बात जो होती है दोस्तों वो ये है कि इन सील्स का जो इस्तेमाल था, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेड होते थे उसको आसान बनाने के लिए, उसको सुविधाजनक बनाने के लिए जो था इस्तेमाल करते थे, यानी कि यूज्ड टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। अब आखिरकार ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था इसको सील्स के माध्यम से कैसे सुविधाजनक बनाते थे या फिर कैसे आरामदायक बनाते थे। दोस्तों अगर कोई भी चीज जो होती थी, किसी भी व्यक्ति को बहुत सारा जो गुड्स होता था अगर वो भेजना होता था तो वो पहले क्या करता था, एक बड़ा सा जो था बैग लेता था, उसमें वो सारी चीजों को रख देता था। फिर वो क्या करता था, उस बैग का जो मुंह होता था उसको रस्से से बांधता था और फिर उसके गार्ड के ऊपर क्या था, बहुत सारी गीली मिट्टी लगा देता था। फिर उसके बाद क्या करता था दोस्तों, वो मुहरे लेता था 2-3 और फिर उस गीली मिट्टी के ऊपर उस सील को रख करके दबा देता था, जिससे क्या होता था, जो सील का इंप्रेशन होता था उस गीली मिट्टी के ऊपर छप जाता था। अगर सामान से भरा हुआ बैग जिसको किसी ए पर्सन ने बी पर्सन के पास भेजा, अगर ये बैग जो था ए पर्सन से बी पर्सन के पास जो था अपने इस सील के साथ जो था सुरक्षित अवस्था में पहुंच जाता था, अगर ये सील जो थी वो ए से बी के पास जो था बिना टूटे फूटे जो थी वो पहुंच जाती थी एक सुरक्षित अवस्था में, तो उससे ये बात स्पष्ट हो जाती थी कि सामान से भरे बैग के साथ किसी भी तरीके की कोई छेड़खानी नहीं की गई है, इसके साथ कोई भी हेराफेरी जो था वो नहीं की गई है। अगली बात दोस्तों यहाँ पे ये आती है कि जो सील का इंप्रेशन होता था मिट्टी के ऊपर, वो जो थी बी पर्सन जो होता था, मतलब जिसके पास सामान जाता था, वो उस व्यक्ति को जिसने सामान भेजा है उसकी आइडेंटिटी के बारे में भी बताता था। मतलब कि जो सील के ऊपर जो मोटिव छपी होती थी, जो भी चीज छपी होती थी, वो जो प्राप्त करता होता था उस सामान को, उसको उस भेजने वाले की आइडेंटिटी के भी बारे में बताता था कि इस सामान को आखिरकार किसने भेजा है। दोस्तों ये टॉपिक जो था यहीं पे खत्म होता है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं हमारी स्क्रिप्ट की, अगर दोस्तों हम बात करते हैं हमारे स्क्रिप्ट की, तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमको जो होती है बहुत सारी चीजों के ऊपर जो लिखावट मिली है, जिसके आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो एक लिटरेट सिविलाइजेशन थी, एक साक्षर सभ्यता थी। अगर दोस्तों हम हड़प्पा सभ्यता की स्क्रिप्ट की जो होती है विशेषताओं की बात करें, तो उसकी पहली विशेषता दोस्तों ये है कि ये एक इनिग्मेटिक स्क्रिप्ट है। इनिग्मेटिक का मतलब दोस्तों होता है रहस्यमय। अब ये लिपि होता है रहस्यमय इसलिए है क्योंकि इसको अभी तक हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो था वो पढ़ नहीं पाए। दूसरी खासियत दोस्तों इसको ये है कि ये पिक्टोग्राफिकल थी, पिक्टोग्राफिकल थी, पिक्टोग्राफिकल इन नेचर। पिक्टोग्राफिकल से मतलब दोस्तों मेरा ये है कि ये अल्फाबेटिकल नहीं थी, ये अल्फाबेटिकल बिल्कुल भी नहीं थी। दोस्तों मेरा इसका कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जैसे हमारी स्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, हम बहुत सारे आज अल्फाबेट का इस्तेमाल होता है करते हैं लिखने के लिए, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो अल्फाबेट के बजाय क्या था, पिक्चर्स का इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए। यहाँ पे इसका सिंपल मतलब जो था वो ये है। दोस्तों बुक में हालांकि ये वर्ड जो था नहीं दिया गया है, लेकिन आप अगर एग्जाम में लिख देंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तीसरी खासियत जो थी दोस्तों इसकी वो ये है कि ये स्क्रिप्ट जो थी वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, यानी कि हम आज जो होता है जिस तरीके से लिखते हैं उसका बिल्कुल उल्टा। हम जो होता है दोस्तों किस तरह लिखते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, मतलब कि इधर से इधर की तरफ, लेकिन ये लोग जो थे वो इधर से इधर की तरफ लिखते थे। अब दोस्तों हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं या फिर हमारे जो स्कॉलर्स हैं उनको आखिरकार पता कैसे चला कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे। तो दोस्तों इस बात को होता है गौर से समझिएगा। दोस्तों आज जो होता है हम जब भी लिखते हैं तो हम लेफ्ट से लिखना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे जो हमारी लाइन होती है उसके एंड पे पहुंचते हैं वैसे वैसे हम क्या करते हैं, जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनके बीच की जो हम स्पेसिंग होती है वो कम करते चले जाते हैं, जैसे जैसे हमारी लाइन खत्म हो जाती है। मतलब कि यहां से लिखना शुरू करते हैं जब शुरू में, तब वर्ड्स के बीच में हम बहुत ज्यादा स्पेस रखते हैं, और जैसे जैसे अंत पे पहुंचते हैं लाइन के वैसे वैसे स्पेसिंग जो होता है हम कम कर देते हैं।
यानी कि हमारे लिखावट में क्या होता है, लेफ्ट साइड पे होता है ज्यादा स्पेसिंग देखने को मिलता है और राइट साइड पे होता है कम स्पेसिंग देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो स्क्रिप्ट मिली है उसमें क्या हुआ है, राइट साइड पे होता है हमको ज्यादा स्पेसिंग देखने को मिला है वर्ड्स के बीच में, और लेफ्ट साइड पे जो होता है हमको बहुत ही कम स्पेसिंग जो होता है वर्ड्स के बीच में देखने को मिला है। मतलब कि इधर बहुत ज्यादा स्पेसिंग देखने को मिला है, इधर बहुत कम स्पेसिंग देखने को मिला है, जिसके आधार पर हमारे स्कॉलर्स या फिर आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है वो ये बताते हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो यहाँ से लिखना शुरू करते थे और जैसे जैसे क्या था लाइन खत्म होती जाती थी वैसे वैसे क्या था वो लोग वर्ड्स के बीच का जो गैप था उसको इंक्रीज करते जाते थे। तो दोस्तों आई होप आपको ये जो था ये कॉन्सेप्ट जो था कि उन्होंने पता कैसे लगाया राइट से लेफ्ट जो थे हड़प्पा सभ्यता के लोग लिखते थे आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर हम उन चीजों की बात करें जिसमें हमको लिखावट जो होती है मिली हुई है तो उसके अंदर सबसे पहले दोस्तों हमारी आती है सील्स। सील्स के ऊपर हमको लिखावट मिली है, कॉपर टूल्स के ऊपर हमको लिखावट मिली है, ज्वेलरी के ऊपर हमको लिखावट मिली है दोस्तों हमको एक साइन बोर्ड भी यहाँ पे मिला हुआ है, और दोस्तों दो तीन यहाँ पे है जैसे कि बोन रोड्स वगैरह के बारे ऊपर भी होता है हमको लिखावट मिली हुई है जिनके बारे में बुक में हमारे बताया गया है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। दोस्तों ये टॉपिक भी होता है यहाँ पे खत्म होता है। दोस्तों अगर हम अपने वेट सिस्टम की होता है बात करें, ये भी दोस्तों बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आसान सा है, आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर दोस्तों हम अपने वेट सिस्टम की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो उन दिनों नाप तोल के लिए जो था एक विशेष प्रकार के जो था वेट सिस्टम को फॉलो किया करते थे। मतलब एक विशिष्ट प्रकार के जो वेट सिस्टम होती थी उसको फॉलो करते थे। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वो नाप तोल के लिए क्या था किसी भी तरीके के पत्थर वगैरह का इस्तेमाल कर लेते थे, नहीं, उनकी अपनी खुद की जो थी वो एक विशेष प्रकार की जो थी वेट सिस्टम जो था एग्जिस्ट करता था। अब दोस्तों वेट्स के बारे में जो था कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताई गई हमारी बुक में, उसको हम देख लेते हैं। दोस्तों पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है कि ये वेट जो होते थे वो चर्ट नाम के पत्थर से बने होते थे। दूसरी खासियत दोस्तों ये है कि जो वेट्स होते थे वो क्यूबिकल शेप के होते थे, क्यूबिकल इन शेप। तीसरी दोस्तों इसकी खासियत जो होती है वो ये है कि ये प्लेन होते थे, एकदम प्लेन, मतलब दोस्तों इनके ऊपर कोई मार्किंग वगैरह जो थे नहीं होते थे, एकदम सिंपल सादा होते थे लोग, मतलब जो बाट होता था। तीसरी खासियत दोस्तों इसको जो थी वो ये थी कि इसका जो लोअर डिनोमिनेशन होता था, लोअर डिनोमिनेशन जो होता था इसको वो बाइनरी सिस्टम को फॉलो करता था, बाइनरी सिस्टम के ऊपर आधारित था। जबकि वहीं दोस्तों इसका जो हायर डिनोमिनेशन होता था, हायर डिनोमिनेशन दोस्तों जो होता था इसका वो दोस्तों एक तरीके से डेसिमल सिस्टम के ऊपर आधारित था, डेसिमल सिस्टम के ऊपर। अब दोस्तों लोअर डिनोमिनेशन वाले जो बार्ट होते थे इनको बेसिकली बीड्स या फिर ज्वेलरी वगैरह को तौलने के लिए इस्तेमाल में यूज होता था। वहीं दोस्तों हमारे जो हायर डिनोमिनेशन वाले जो वेट होते थे इनका इस्तेमाल ग्रेन्स को तौलने के लिए होता था। एक बात दोस्तों यहाँ पे और है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमको कुछ मेटल पैन भी होता है मिले हुए हैं, मतलब कि ऐसे लोहे की कुछ प्लेटें भी होते हैं मिली हुई हैं जिनको बेसिकली दोस्तों तराजू वगैरह में जो होता है यूज में लेते हैं, जिनके आधार पर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है कि ये जो मेटल पैन था इसका इस्तेमाल हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो शायद क्लॉथ वगैरह को तौलने वगैरह के लिए क्या थे यूज में लेते हों। दोस्तों ये टॉपिक भी होता है यहीं पे खत्म होता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों बढ़ते हमारे इस बुक के एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मार्क्स के लिए होता है, काफी ज्यादा जो होता है वो अहमियत रखता है दोस्तों। तो उस टॉपिक को होता है दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़िएगा, 3 मार्क्स के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इसके आने के। वो टॉपिक दोस्तों है कि हम यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन की अथॉरिटी के बारे में देखेंगे, मतलब कि यहाँ पे गवर्नेंस सिस्टम कैसा था। तो दोस्तों हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर हमको ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस जो होता है वो मिलते हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो था
किसी ना किसी तरीके का रूलिंग सिस्टम जो था वो जरूर एग्जिस्ट करता था। जैसे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो यूनिफॉर्मिटी है, आर्टिफैक्ट के अंदर, खुदाई में हड़प्पा सभ्यता से जो भी चीजें मिली हुई हैं उनमें दोस्तों जैसे कि बीड्स वगैरह हैं हमारी, वेट्स वगैरह हैं हमारे, या फिर हम बात करें ब्रिक्स की, जितने भी चीजें जो होती है वो खुदाई में हड़प्पा सभ्यता से मिली हुई हैं वो सब दोस्तों जो होते हैं एक रूप की हैं, वे सब समान हैं। ऊपर नॉर्थ से लेकर के जम्मू कश्मीर से नीचे साउथ गुजरात तक हर जगह जो होते हैं ये सारी चीजें जो होती हैं खुदाई में एक ही तरीके की हैं, एक ही शेप की हैं, एक ही मेजरमेंट की हैं। जैसे कि ब्रिक्स की अगर दोस्तों हम बात करें तो ब्रिक्स जो थे वो किसी एक जगह नहीं बनाए जाते थे, लेकिन हर जगह जो था ये, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे वो हमारे इंडियन के जो स्टेट हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट थे, हर जगह जो होता है दोस्तों जो ब्रिक्स होते हैं वो एक ही जो होता है मेजरमेंट के मिले हुए हैं। जहां पे क्या था, जो इसके जो ब्रिक्स की जो लेंथ थी और जो ब्रेथ थी वो दोस्तों हाइट की जो थी 4 गुना और 2 गुना जो थी वो होती थी। इसी मेजरमेंट की जो ब्रिक्स जो है दोस्तों हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हर जगह जो मिली हुई है। दूसरी खासियत जो होती है दोस्तों जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर किसी तरीके की अथॉरिटी या फिर रूलिंग सिस्टम था, वो था दोस्तों यहाँ का टाउन प्लानिंग। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जितने भी घर थे वो सब जो थे एक सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्डर्ड थे, एक फिक्स्ड एरिया तक जो थे वो बने हुए थे, एक लाइन में जो थे बने हुए थे। तो दोस्तों अगर हड़प्पा सभ्यता के अंदर किसी तरीके की रूलिंग सिस्टम जो थे वो नहीं थी, अगर इन सारे घरों को जो था बनने, जो घर बनते थे यहाँ पे उनको अगर कंट्रोल करने वाला, देखभाल करने वाला जो था अगर कोई नहीं था, तो आखिरकार ये घर जो थे वो एक लाइन में इतने सिस्टमैटिक तरीके से बने कैसे। ये बात जो थी वो इशारा करती है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर क्या था, एक रूलिंग सिस्टम जरूर था। तीसरी बात जो होती है दोस्तों जो है, जो बहुत सिंपल है कि अभी हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर क्या था, ट्रेडिंग सिस्टम था। ट्रेडिंग सिस्टम था, इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम था दोस्तों, मतलब कि दूर दराज के इलाकों से भी क्या था, व्यापार होता था। तो अगर यहाँ पे क्या था, कोई गवर्नेंस सिस्टम होता नहीं था, तो आखिरकार इस व्यापार को जो था संभालता कौन था, कौन होता था जो इस व्यापार के जो पूरा ब्यौरा होता था या फिर इसकी देखभाल जो था कौन करता था, अगर यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं थी। वैसे दोस्तों और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमको इंडिकेट करती हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर क्या थी, रूलिंग सिस्टम जो थी वो एग्जिस्ट करती थी। लेकिन दोस्तों अब ये जो रूलिंग सिस्टम था, ये बात तो हमको कंफर्म हो गई कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर एक रूलिंग सिस्टम का जो था एग्जिस्टेंस था, लेकिन इस रूलिंग सिस्टम का आखिरकार फॉर्म क्या था इस बारे में लेकर के हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्लियर नहीं है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो रूलिंग सिस्टम होता है वो बहुत सारे तरीके के फॉर्म का होता है, जैसे कि ये डेमोक्रेसी भी हो सकता है, ये डिक्टेटरशिप भी हो सकता है, ये मोनार्की भी हो सकता है, और भी ऐसे बहुत सारे तरीके के फॉर्म जो हमारे रूलिंग सिस्टम के होते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता के अंदर इनमें से कौन सा फॉर्म जो था वो गवर्नेंस का था, इस बात में लेकर के हमारे स्कॉलर्स के पास कोई क्लियर जवाब जो था वो नहीं है। हमारे स्कॉलर्स जो होते हैं उन्होंने अलग अलग जो होते हैं ओपिनियन जो होते हैं वो यहाँ के अथॉरिटी सिस्टम के ऊपर दिए हैं, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों कुछ हमारे स्कॉलर्स जो हैं उनका जो था मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो था किसी तरीके की कोई रूलिंग सिस्टम जो था वो नहीं थी, मतलब कि नो रूलिंग सिस्टम। उसी तरीके से दोस्तों कुछ हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं या स्कॉलर्स हैं उनका ये मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो था बहुत सारे रूलर थे, एक नहीं बहुत सारे रूलर थे, मतलब कि हड़प्पा के अपने रूलर, मोहनजोदाड़ो के अपने रूलर, कालीबंगा के अपने रूलर, ऐसे करके हर एक जगह के अपने एक एक रूलर होते थे। तीसरी बात जो होती है हमारे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं दोस्तों उनका मानना है कि हड़प्पा के अंदर था सिर्फ एक सिंगल शासक था, केवल एक राजा था या फिर कोई एक रूलर था जो कि सबके ऊपर क्या था, राज करता था। दोस्तों अगर इन तीनों पॉइंट्स के अंदर हम देखें तो जो सबसे रिलेवेंस पॉइंट होता है दोस्तों वो ये वाला लगता है। अब ये वाला पॉइंट होता है सबसे रिलेवेंस क्यों लगता है, क्योंकि दोस्तों अगर हड़प्पा सभ्यता के अंदर क्या था, कोई रूलिंग सिस्टम जो था नहीं था, तो फिर आखिरकार हमको टाउन प्लानिंग देखने को क्यों मिली, आखिरकार हमको ब्रिक्स जो थे वो एक ही तरीके के देखने को क्यों मिले,
अगर यहाँ पे कोई रूलिंग सिस्टम नहीं था, सब समान थे, तो आखिरकार ये चीजें हमको देखने को क्यों मिली। दूसरी बात दोस्तों कि अगर यहाँ पे क्या था, बहुत सारे रूलर जो थे एग्जिस्ट करते थे, तो हमको जो इतनी सारी चीजें खुदाई में जो है अलग अलग जगहों से मिली हैं, उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी क्यों है भाई। अगर बहुत सारे रूलर थे तो हर एक जो बीट्स होते, हर एक रूलर के वो अपने अलग अलग डायमेंशन के होते, इनके अलग डायमेंशन के होते, किसी के अलग डायमेंशन के होते, एक थोड़ी ना होते। इन सारे चीजों के अंदर जो यूनिफॉर्मिटी होते मिली हुई है, वो इसी बात को कंफर्म करती है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर एक सिंगल रूलर एग्जिस्ट करता था। दोस्तों आज के लिए होता इतना ही काफी है। दोस्तों अगर आपको मेरी स्टडी से लेकर के कोई सजेशन देना है या फिर कोई कंप्लेन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए होता है दोस्तों, धन्यवाद।